उसका 80% से ज्यादा हमेशा समाजवादी पार्टी को यहाँ वोट मिला है पूरी बिलास। अगर अन्य जगहों पर भी ऐसा ही वोट मिल जाए तो बीजेपी को उम्मीदवार की जमानत कोई बचा ही नहीं सकता। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं कि जब से नेताजी चुनाव लड़े, धर्मेंद्र चुनाव लड़े या तेज प्रताप चुनाव लड़े, बीजेपी का कोई उम्मीदवार इतना कमजोर नहीं रहा जितना मौजूदा उम्मीदवार है। मानते हो कि नहीं मानते? उसके साथ भी कोई चलने वाला नहीं, क्योंकि जो लोगों को दगा देते हैं उन पर जनता भरोसा कर नहीं सकती। और इस उम्मीदवार को आप नजदीक से जानते हैं, हमें कुछ नहीं कहना उसके बारे में। हमें सिर्फ ये कहना है कि जिस दिन वोट पड़े उस दिन दो बातों पर हमेशा हमारे नेता और कार्यकर्ता ध्यान रखते हैं बूथ पे और पोलिंग पे। एक तो पोलिंग एजेंट बहुत अलर्ट रहे और बूथ छोड़ना हो तो तुम्हारा जो ऑल्टरनेट वहां होगा वो आए तभी आप जाइए, बूथ न छोड़े। और दूसरे वोट पड़ने के बाद जब मशीन जाती है तो मशीन जब तक जमा न हो जाए, और देखेंगे आप के जिस मशीन के साथ चल रहे वही जमा हो रही कि दूसरी जमा हो रही। ये विधानसभा के चुनाव बड़े पैमाने पर हुआ है, क्योंकि वोट पड़ गया चले आए। अब वहां भीड़ होती है जहां जमा होती है। स्ट्रांग रूम में जहां जा रही है, कौन जा रही है मशीन, ये तो देखता नहीं कोई। हमें याद है कि पहले नेताजी 51 जो काउंटर मांड वाला चुनाव हुआ था तो नेताजी ने कहा कि ये लोग हमें हरा सकते हैं, कुछ ऐसा इंतजाम करो। तब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, बैलेट बॉक्स हुआ करता था। तो मैंने सारे बस्तों में एक तो दो रखे लंबे लंबे कागज की मोहर लगी हुई अपनी, और गोंद और सब रख दिया। डिब्बे जब सील हो तो ये सब अपना सील इसमें और लगा दीजिए, और एक सील लगा दी। क्योंकि उन्होंने कहा कि चंद्रभान गुप्ता को बहुना जी ने नीचे से तरी खोल दी वोट उसकी बैलेट बॉक्स की, और बैलेट बॉक्स निकाल ली और दूसरे भर दिए। तो अगर केवल राम गोपाल को ही फोकस किया जा रहा है और कोई नहीं, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा। हाँ, तो लोग कहते कि ये क्या हुआ जो सब में कागज लगा हुआ चारों तरफ से, ये नए किस्म के डिब्बे, तो इंतजाम करना पड़ा। और उस वक्त हमने ये करवा दिया था कि चुनाव अधिकारी ने लिख के दिया था कि ये पोलिंग। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे। मंच से ही फपक कर रो पड़े। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी रहे मदन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने मदन यादव को गहमर इलाके के देवल पुलिया से गिरफ्तार किया। मदन यादव पर हत्या की कोशिश, मारपीट, छेड़खानी का केस दर्ज है। नैनपुरी उपचुनाव में तेज हुआ प्रचार। किशनी में अखिलेश यादव और डिंपल यादव की जनसभा। इस मौके पर अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया और डिंपल यादव के पक्ष में वोट करने की अपील की। अखिलेश ने कहा, यह पहला चुनाव है जो हम नेताजी के बिना लड़ रहे हैं। रामपुर उपचुनाव में पूर्व मंत्री नावेद मियां ने किया भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना का समर्थन। नावेद मियां आकाश सक्सेना के बीच 2 घंटे बातचीत हुई। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर रामनगरी अयोध्या में आक्रोश। देश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंसाचार्य ने फूंका विरोध का बिगुल। 2 मिनट का रखा गया मौन। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फुटेज में आरोपी आफ्ताब बैग टांग कर जाता दिखा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी बैग में वो श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंकने जा रहा था। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफ्ताब ने पुलिस को दिए बयान में बताया, श्रद्धा के शव के टुकड़े देहरादून के जंगल में भी फेंके। आरोपी को लेकर उत्तराखंड आ सकती है दिल्ली पुलिस। श्रद्धा हत्याकांड का उत्तराखंड कनेक्शन सामने आया। ऋषिकेश की वशिष्ठ गुफा के पास श्रद्धा ने बनाया था अपना आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट। 4 मई का बताया जा रहा है वीडियो। जांच में जुटी है पुलिस। हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मीटिंग में प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी। बिना किसी पद के अफसरों को निर्देश देकर जवाब तलब करते रहे यतीश्वरानंद। पूर्व मंत्री पर उठे बड़े सवाल। भगवान बद्री विशाल के कपाट। एहसास हो जाएगा कि ये हार सकती है पार्टी
और केवल मैनपुरी से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के सारे दुनिया के लोग देख रहे हैं मैनपुरी के चुनाव को, कि उन्होंने धोखेधड़ी से हमें आजमगढ़ और रामपुर में हरा दिया। तो उन्हें ये देखना रहे, देखें मैनपुरी में क्या होता है। तो अगर आप लोग अलर्ट रहेंगे तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हो सकता है आप लोगों के खिलाफ इस दौरान कुछ लोग फर्जी मुकदमे काम करा, तो उसमें पकड़ में मत आना। जब हम लोग पकड़े जा रहे थे 91-92 में, तो मैंने विजय शंकर पांडे कलेक्टर थे, उनसे कहा कि क्यों ये मुकदमे झूठे लिखा रहे। उन्होंने कहा अपने लोगों से कह दीजिए कि जिस दिन वोट पड़ना हो उससे एक दिन पहले तक पकड़ में ना आए, और जिस दिन वोट होगा उस दिन हमें पकड़ने की फुर्सत नहीं होगी, और उसके बाद हम कोई देखेंगे नहीं कौन के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। तो अगर हो भी जाए मुकदमा तो 5 तारीख तक पकड़ मत आइए, 6 को आपको कोई पकड़ना नहीं आएगा। बस ये बताइए जमानत करानी पड़े, जमानत नहीं देंगे ये लोग। मुकदमे तो होंगे कुछ अच्छे कार्यकर्ताओं के खिलाफ। आज ही हमारे पास कुछ आए तो मैंने मैनपुरी के सचिव से कहा कि ये मुकदमा झूठा है, इसे खत्म करो। ये गलत बात, चुनाव के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को किसी मंत्री के कहने पे आप डरपाने का काम करें, फंसाने का काम करें। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, कोई दरोगा करेगा तो मैं इसको निलंबित कर दूंगा, ये कहा है उन्होंने। तो सिर्फ ये ध्यान रखिएगा। और जो आपके वोट बाहर, 5-10% वोट हर गांव का बाहर होता है, अगर वो ले आओगे तो तुम्हें कोई फर्जी वोट डालने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ सकती। 90% तो वैसे ही पोल हो जाएगा। कहीं ऐसा तो है नहीं किसी गांव 10% लोग नौकरी पे हैं, नहीं, किसी गांव में एक भी नौकरी पे नहीं। तो इधर हम सब बुला लीजिए, बहुएं चली जाती हैं, लड़कियां चली जाती हैं कहीं ससुराल वगैरह में, या बहुएं मायके चली जाती हैं, इनका वोट है उनको बुलाइए ताकि कोई दिक्कत न हो। और वोटर आइडेंटिटी कार्ड में जो फोटो होता है कई बार बहुत गड़बड़ होता है। कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग अनावश्यक देखने लगते हैं, उनको अधिकार नहीं होता है, कहते फोटो नहीं मिल रही तुम्हारी। तो अपना आधार कार्ड, सबके पास हो आधार कार्ड, सबके पास अपना आधार कार्ड साथ जरूर रखिए, क्योंकि आधार कार्ड में फोटो साफ होती है, पूरा पता साफ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो और ये सारी पोलिंग ऐसी हैं जहां 90%, और ये मत डरिए कि 90% हो जाएगी तो रद्द हो जाएगी पोलिंग, रिपोल हो जाएगी। रिपोल हो जाएगी, चौबेरा वालों से पूछो एक बार, विजय शंकर पांडे ने रिपोल कराई 3 बार। 90% रिपोल हुआ तो 92%, फिर हुआ तो 95%, फिर उन्होंने कहा कि हम नहीं कराएं कभी रिपोल। तो इसलिए पोलिंग जितनी अधिक से अधिक कर सको, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे सफाई में हम इतने वोट से हरा देंगे, जब 4-4, 10-20 पोलिंग से अभी कोई हम हार जाएंगे छोटे-छोटे 10-10 वोट से, वो अकेला तो ही कवर कर देता है। कोई समस्या नहीं आएगी, कोई मन में भय मत रखिए, कोई डर नहीं। जितना अधिक से अधिक वोट डलवा सको, असली अपना वोट लाकर डलवा दीजिए। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर साहब को। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, हम सबके नेता, युवाओं की धड़कन, वो आए और हम सब लोगों को उद्बोधन के माध्यम से दिशा निर्देश देने का कष्ट करें। आए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी, यहां से विधायक आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, पूर्व सांसद तेज प्रताप जी, आदित्य, संचालन कर रहे रामनेश यादव जी, दूसरे मंच पर बैठे हुए कुमदेश यादव जी, और बहुत ही समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण,
विधानसभा जसवंत नगर ब्लॉक सैफई के सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी और सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने यहाँ के जिम्मेदार कार्यकर्ता नेताओं को बुला करके इस महत्वपूर्ण चुनाव में अपील करने का काम किया है। लोकसभा मैनपुरी की सबसे बड़ी जीत दिलाने वाली विधानसभा जसवंत नगर और जसवंत नगर को सबसे ज्यादा जीत दिलाने वाला ब्लॉक सैफई, उसके कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आने वाले चुनाव में जो 5 तारीख को होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बातें पहले भी कही जा चुकी हैं और बाद में भी कही जाएंगी। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये विशेष परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहा है। हम में आपको किसी को नहीं पता था कि हमारे और आपके ऊपर ऐसा चुनाव आ जाएगा और नेताजी हमारे बीच में नहीं रहेंगे। ये ऐसा पहला चुनाव है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है। और जहां तक सवाल नेताजी का है, यहां जितने लोग बैठे हैं कहीं न कहीं नेताजी से सीधे सीधे जुड़े रहे हैं और नेताजी ने कभी भी जसवंत नगर के लोगों को अपने दूर का नहीं समझा, अपने परिवार का सदस्य समझ करके उन्होंने जिंदगी भर यहाँ के लोगों के बीच में काम किया। मैंने कई मौकों पर कहा कि नेताजी ने मैनपुरी को बनाया और मैनपुरी की जनता ने नेताजी बनाया। और सच्चाई यह है कि जीवन भर के संघर्ष ने और आप लोगों के सहयोग ने नेताजी को देश में नेताजी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो जसवंत नगर विधानसभा के लिए उनके काम करने का तरीका यहां कोई ऐसा नहीं जो मैं जानता रहा हूं। नेताजी के साथ रहने वाले यहां के बहुत सारे लोग हैं और समय समय पर इनके परिवार के लोग भी जेल गए हैं। कभी कभी जिन्हें मैं पहचान नहीं पाता हूं, अपनी जेब से कभी पुराने सर्टिफिकेट निकाल करके दिखाते हैं कि देखो किस जमाने में हम नेताजी के साथ जेल में गए हैं। इसलिए जब चुनाव होने जा रहा है और वो हमारे बीच नहीं है, इस चुनाव को पूरा देश देख रहा है। पूरे देश की निगाह इस चुनाव में है कि आखिरकार इस चुनाव में फैसला जनता क्या लेगी। और आज मैं ये कह सकता हूं कि पूरा देश देखेगा कि ऐतिहासिक जीत से इस बार समाजवादी पार्टी यहां से जीतने जा रही है। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत दूरियां हैं। मैं आप सबको बता दूं, चाचा और भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। चाचा भतीजे में मैंने कभी दूरी नहीं मानी और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब घबराहट तो बीजेपी को हो रही होगी और इसलिए भी घबराहट हो रही होगी कि वो जानते हैं कि जसवंत नगर ने अगर मन बना लिया और करहल साथ चल दिया, मैनपुरी ठीक हो गई, किसनी के लोग मन बनाए बैठे हैं और भूगांव भी जीतने जा रहे हैं, तो सोचो परिणाम क्या होगा इस बार। बहुत सी सरकारें यहां के लोगों ने देखी हैं, लेकिन एक पहली सरकार देखी होगी जो हर वादे को भूल गई हो और इतनी परेशानी तकलीफ
साजिश और षड्यंत्र कोई पार्टी नहीं करती जितनी भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ बड़ी अजीब है, न हकीम पे दवाई है उसकी, न किसी वैद्य पे दवाई है, और जितने अस्पताल बने उस पर भी दवाई नहीं है। परिवार दूर हो तो कहते परिवार में झगड़ा है, परिवार एक हो जाए तो परिवारवादी पार्टी बोलते हैं। और ये तकलीफ भाजपा के लोगों को है और रहेगी, क्योंकि वो हर जगह कमी ढूंढते हैं। इसलिए इस चुनाव में, क्योंकि बहुत अलग तरह का चुनाव होने जा रहा है, ये जो समाजवादी रास्ता नेताजी ने दिखाया है, उसी रास्ते पर हम लोगों को चल करके समाज और देश की दिशा बदलनी है। ये तमाम समस्याएं जो दिखाई दे रही हैं, इनका अगर कोई रास्ता है तो वही रास्ता है जो नेताजी ने रास्ता दिखाया है। जो नेताजी का रास्ता था राजनीतिक रास्ता, जो नेताजी ने सामाजिक रास्ता दिखाया और जिस लड़ाई को लड़ने का काम किया, उसी रास्ते से खुशहाली आ सकती है। ये तमाम दावे करते हैं विकास का, ये विकास का दावा बीजेपी न करें। अपने भ्रष्टाचार का दावा तो कर सकते हैं, सड़कों पे गड्ढे का दावा तो कर सकते हैं, लेकिन जितना भी विकास अगर हुआ है तो वो समाजवादियों ने यहाँ का विकास कर करके दिखाया है। और अगर हम पीछे मुड़ करके देखें 35 साल 40 साल पहले यही सड़क इटावा से मैनपुरी वाली कैसी सड़क थी, और जो आप बोल रहे हो आपके जमाने का जो पुल है तो 2 बसें नहीं निकल सकती उसमें। वो जो लोहे का पुल कभी कभी दिखाई देता है छमारा वाला, वो आज भी किस जमाने का बना है, और आज कैसी सड़क हो गई उस पुल से। अगर चाहे तो 2 लोग नहीं निकल सकती गाड़ियां, 2 नहीं निकाल सकते गाड़ी। तो सोचो कैसा जमाना देखा और कैसा नेताजी जमाना बना दिया। कहां सड़कें थी, अगर हेलीकॉप्टर उतरता था तो हम और आप एक दूसरे को पहचान नहीं सकते थे, न जाने कितना रे हमारे और आपके चेहरे पे लग जाता था। यहां जितने पुराने लोग बैठे हैं उन्होंने बढ़ते हुए, बदलते हुए और चीजों को संभलते हुए देखा होगा। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे बुजुर्ग, इन्हें पता है कि कहां से हमारी लड़ाई शुरू हुई थी। आने वाली पीढ़ी को शायद उन चीजों की जानकारी हो न हो, लेकिन पुराने लोगों ने जो संघर्ष किया वो हमें याद रखना पड़ेगा। और नई दिशा में जो आने वाले समय में हमें नेताजी ने जो दिया है समाजवाद, जो आज तक हमें लेकर के यहां तक आए, नई पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि अगले 50 साल वो आंदोलन को और वो विचारधारा को कैसे लेकर के जाए। तमाम समस्याएं हैं। ये जो अस्पताल है यही नेताजी की देन है। कहां छोटा अस्पताल बन रहा था, आज मेडिकल कॉलेज है। कहां थोड़ा बहुत छोटी जगह बन गई थी अस्पताल के लिए, और आज इतना बड़ा अस्पताल है कि जो लोग कभी ग्वालियर और आगरा जाते थे इलाज कराने के लिए, वो आज सफाई में इलाज उनका हो रहा है, वो नेताजी की वजह से। और मैंने कई मौकों पर कहा, और वो सड़क का मैं इसलिए याद दिलाता हूं, अभी जब देश में सूची बन रही थी कि देश के सबसे अच्छे एक्सप्रेसवे कौन से हैं, तो देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे कोई निकला है तो वो आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। और ये कम समय पर इसलिए बन गया, अगर नेताजी जिद नहीं करते, नेताजी नहीं कहते उस दिन, तो शायद हम लोग 22 महीने या 23 महीने में नहीं बना पाते। जिस समय शिलान्यास के लिए बुलाया था नेताजी को, नेताजी ने कहा कि मैं शिलान्यास तभी करता हूं जब मुझे उद्घाटन की तारीख पता होती है। मैंने कहा नेताजी ये सड़क एक्सप्रेस वे बन रही है। मुझे उन्होंने बोला कि कभी तुमने देखी है सफेद से पता रोड मैंने कितनी जल्दी बनवा दी। मैंने मजाक में कह दिया कि वो पगडंडी है, वो ये एक्सप्रेस वे है। नेता ने कहा देख करके आओ तब पता लगेगा सड़क मजबूत कैसे बनती है। और मुझे याद है जब तारीख तय हो गई, सभी कंपनियों ने तय कर लिया कि हम कम समय में बना देंगे, और जब नेताजी से कह दिया कि हाँ इतने दिन में बन करके तैयार हो जाएगी, तब नेताजी ने उस सड़क का शिलान्यास किया। जिस दिन शिलान्यास किया उस दिन भी नेताजी का जन्मदिन था, और जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन भी नेताजी का जन्मदिन था। और 23 महीने के अंदर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस सड़क बना करके खड़ी कर दी। और जब उद्घाटन हुआ था
तो वो नेताजी के लाए हुए, नेताजी के सबसे बेहतरीन खरीदे हुए उसी समय के सुखोई विमान को भी सड़क पर उतार करके हम लोगों ने उद्घाटन करने का काम किया। इसलिए ये जितना विकास दिखाई दे रहा है वो सब नेताजी का है। और हमारा आपका कोई आसक्ति नहीं रहता अगर नेताजी हम लोगों को आगे न बढ़ाते। इसलिए नेताजी के न रहने पर ये चुनाव होने जा रहा है। और लोग तो कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी मरते नहीं, हमारे आपके बीच में ही रहते हैं और आत्मा कभी खत्म नहीं होती। और कहीं न कहीं नेताजी ये देख भी रहे होंगे कि हम लोग आने वाले समय में क्या फैसला लेने जा रहे हैं। और ये शुरुआत है कि हम सब लोग एक हो गए। आने वाले समय में परिणाम बताएगा कि ये परिणाम कितना बड़ा होने जा रहा है। और सैफे के लोग अगर मना लें, सैफे के हमारे ये सभी कार्यकर्ता नेता जो बैठे हैं, अगर ये गांव-गांव जाकर के मना लेंगे तो शायद ही कोई खिलाफ वोट डालने जाएगा। क्योंकि सड़क पे सब चलते हैं, अस्पताल में सब आते हैं, एम्बुलेंस सबके लिए है। जो काम हुए हैं वो सबके लिए हुए हैं, किसी एक के लिए नहीं हुए हैं। ये तो बीजेपी का प्रचार है और हमसे विरोध करने वाले लोगों का प्रचार है कि हम एक ही परिवार की पार्टी, एक ही जाति की पार्टी है, एक ही धर्म के लोगों को सहारा देते हैं। ये केवल हम लोगों के खिलाफ झूठा प्रचार है। नेताजी ने हमेशा भाईचारे की राजनीति की, नेताजी ने हम लोग को सौहार्द की राजनीति सिखाई है और कैसे लोगों का सम्मान करना है उस रास्ते को दिखाया है। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब नेताजी नहीं है तो ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम हम लोग समाजवादी पार्टी की करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यही मैदान है जहां पर हम लोग क्रिकेट खेले हैं, यही मैदान है जहां आप लोग बैठे हैं, यही हमने क्रिकेट खेली है बचपन में। जब राजनीति में आ गया तब भी क्रिकेट खेली है। और ये जितने पेड़ हैं, शायद चाचा जानते होंगे, ये सब पेड़ हमारे लगाए हुए हैं। ये जितने पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इतनी रेत का इलाका था ये कि जब भी पेड़ लगाते थे पेड़ मर जाता था। फिर हम ढूंढ ढूंढ के लाए कि कौन सा पेड़ है जो रेत में चल सकता है। इसको ठीक कर करके सब पेड़ हम लोगों ने लगाए हैं और आज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, सब हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बड़े हो गए हैं। और बालम खीरा तो ज्यादा दिखाई दे रहा है, वो इसलिए भी ठीक है कि किसी बुजुर्ग को अगर पेट की तकलीफ हो तो उसको पीस के खा लें, चूर्ण बना लें तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और 21 तारीख को नेताजी का 22 तारीख का हर साल हम लोग जन्मदिन मनाते थे, क्योंकि नेताजी नहीं है हमारे बीच में, इसलिए 22 को यहीं पर हम लोग कार्यक्रम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, क्योंकि जिले स्तर पे कार्यक्रम हो रहा है और सैफई और आसपास के लोगों के लिए हम लोग कार्यक्रम यहीं करेंगे। नेताजी की याद में 22 तारीख को 11 बजे कार्यक्रम इसी पंडाल में अनुमति लेकर के हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि सैफई ब्लॉक सबसे ऐतिहासिक जीत दिलाएगा। और जो चाचा ने कहा कि ईवीएम का पूरा ध्यान आखिरी वक्त तक करना है, क्योंकि सरकार ये नहीं बताती है कि 20 लाख ईवीएम गायब हैं। डब्बे बदल सकते हैं तो ईवीएम भी बदली जा सकती है। और कभी कोई लोग शिकायत ये करते हैं कि ईवीएम 15 दिन रखी हुई है तब भी बैटरी पूरी 100% है। पिछली बार तो चुनाव जनता ने आपको जिता दिया था, लेकिन प्रशासन ने और बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर के आपको चुनाव हराया था। जनता ने वोट आपकी सरकार बनाने के लिए दिया था। पूरी जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बननी थी। बैलेट में हम ही लोग जीते थे, 300 से ज्यादा सीटें जीते थे। इसलिए आखिरी वक्त था। और फॉर्म 17 का जब मशीन सील हो जाए तो उसकी फोटो लेकर के अपने पास जरूर रख लें, क्योंकि उसमें ईवीएम का नंबर भी है, वोट कितने पढ़ करके कितने सील हुए वो भी है। उसके साथ साथ आखिरी वक्त तक देखना पड़ेगा, क्योंकि रात में कई बार 2 और 3 बज जाते हैं जब स्ट्रांग रूम सील हो पाती है मशीन में जाकर। इसलिए जहां दिन में हमें काम करना है वहीं रात तक हम लोग को जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि बंगाल में तो ये हारेंगे,
बिहार में भी राजनीति बदल गई है, उत्तर प्रदेश ही है और उत्तर प्रदेश ने तय कर लिया कि बीजेपी नहीं आएगी तो देश में कहीं बीजेपी नहीं आ सकती। इसलिए आपकी हमारी जिम्मेदारी जहां नेताजी के सम्मान के वो तो है ही है, लेकिन देश की राजनीति को दिशा दें उसकी भी हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। यही रास्ता नेताजी ने दिखाया था, उसी रास्ते पे चल करके हम लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। और मैं आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को आगामी जनसभाएं उनमें जाना है और उसके बाद हम सब लोगों की वार्ता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई रुक तो जा, अखिलेश जी। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीर मिशन मैनपुरी पर। अखिलेश यादव और एक मंच पर शिवपाल, रामगोपाल और अखिलेश यादव सब एक ही मंच पर नजर आए हैं। मैनपुरी का प्रचार, पूरा परिवार एकजुट है और यह भी साफ तौर पर अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि चाचा और भतीजे के बीच में कोई विवाद नहीं है। यह बात साफ तौर पर कही गई कि चाचा और भतीजे के बीच में कोई विवाद नहीं है। इटावा में डिंपल यादव के समर्थन में यह जनसभा, इसमें शिवपाल और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा थी। एक मंच पर शिवपाल, अखिलेश और रामगोपाल यादव आए। शिवपाल यादव का धन्यवाद किया अखिलेश यादव ने और यह भी कहा कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। नेताजी ने मैनपुरी को बनाया है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। जसवंत नगर की जनता ने उन्हें जिताया, ये भी जिक्र किया। चाचा भतीजे में कभी दूरी नहीं रही, ये बात अखिलेश यादव ने कही है कि परिवार एक होने से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। तो आज यहां पर यह तस्वीर मंच पर सामने आई है जिसमें अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव एक साथ नजर आए। तो एक मंच पर तीनों लोग नजर आए कि नेताजी ने मैनपुरी को बनाया और मैनपुरी की जनता ने नेताजी बनाया। और सच्चाई यह है कि जीवन भर के संघर्ष ने और आप लोगों के सहयोग ने नेताजी को देश में नेताजी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो जसवंत नगर विधानसभा के लोगों ने। और बातचीत करने के लिए दिनेश शाह के इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। दिनेश, आज की तस्वीरों ने कहीं ना कहीं यह साफ किया है कि पूरा यादव कुनबा, यादव परिवार इस मैनपुरी के बाई इलेक्शन में एक साथ आ गया है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। निवेदन करूंगा सेक्टर प्रभारी अनुपम जी, इस तरीके की तस्वीरें कोई हर किसी को उम्मीद थी जब शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव एक साथ मंच पर आए। ये बातें खुद शिवपाल सिंह यादव ने कही कि जब मैं चुनाव प्रचार में जाया करता था तो हर कोई मुझसे ये कहता था कि आप एक साथ आ जाइएगा। तो आज वो मौका आ गया है। मैं इस समय सैफई के एसएस मेमोरियल स्कूल में ही हूँ, जहाँ मेरे ठीक पीछे ये पूरा आयोजन और कार्यक्रम चल रहा है। अखिलेश यादव फिलहाल यहाँ से सभा को संबोधित करके जा चुके हैं और वह जो है गांव की सभा को संबोधित करने के लिए गए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव अभी मौजूद हैं। शिवपाल सिंह अपने कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं। जो बातें उन्होंने कही हैं, जो बातें रखी हैं, उसके जरिए यह बात स्पष्ट हो रही है कि मैनपुरी संसदीय सीट का उपचुनाव जो नेताजी के निधन के बाद हो रहा है और उनकी बड़ी बहू डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा गया है और उसको जिताने के लिए पूरी तरीके से समाजवादी परिवार एक हो गया है। और ऐसा माना जा सकता है कि जो बातें यहाँ शिवपाल सिंह यादव की तरफ से बोली जा रही हैं, उन्होंने यहाँ पर खुलेपन से सभी कार्यकर्ताओं से हाथ उठवा करके इस बात का वादा लिया है और उनको ये बात बोली है कि पहले के मुकाबले अधिक से अधिक मत दिलवाने हैं और नेताजी की तरह ही डिंपल यादव को सदन में पहुंचाना है। और ये कार्यकर्ताओं से, कुछ नेताओं से वहां पर बात हो पाए, कितनी खुशी हो रही है उनको, पूरा परिवार एक साथ आ गया, इस पर जरा बात करिए दिनेश साहब।
साथ आ गई, कितनी खुशी हो रही है आपको। यहाँ युवा दिलों की धड़कन है अखिलेश यादव और हम सबको की धड़कन है अखिलेश यादव और हम सबको इतनी भारी खुशी है यहाँ पे कि हम कम से कम यहाँ से 1 लाख वोटों से जसवंत नगर विधानसभा से जिता के भेजेंगे माननीय डिम्पल जी को। 1 लाख वोटों से अधिक जिता के भेजेंगे। यहाँ कोई अब समस्या नहीं, न कोई दिक्कत है। हम सब लोग एक हैं और चाचा भतीजे भी अब तो मिल गए, अब तो कोई ऐसी समस्या भी नहीं है। कब से आप इंतजार कर रहे थे कि अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और राम गोपाल यादव एक मंच पर आए? जब से इधर ये आपस में झगड़ा चला है तब से ही हम लोग तो इधर बहुत परेशान हैं। जसवंत नगर में जब से ही परेशान हैं कि सब लोग एक रहें, क्योंकि हम लोग इधर बीच में परेशान थे बहुत ज्यादा, सारे लोग परेशान। ये बताइएगा कि अब शिवपाल सिंह जी ने क्या निर्देश आदेश आपको दिए हैं, मंच से क्या बोला, क्या वादा लिया? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विकास पुरुष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और ऊपर से मुलायम सिंह धरतीपति जी की धरती है। यहाँ हम सभी लोग समाजवादी हैं, शुरू से ही समाजवादी विचारधारा को हम लोगों ने माना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश अनुसार जो भी शिवपाल जी ने आदेश दिया है कि सभी लोग एकजुट होकर माननीय डिम्पल जी को भारी से भारी मतों से जिताएंगे। और जैसा आपने पहले भी देखा है 19 के चुनाव में जो लीड मिली थी माननीय नेताजी को, वो जसवंत नगर सीट से ही मिली थी, करहेल जसवंत नगर किसनी से ही। और इस बार शिवपाल जी ने कहा कि 1 लाख वोटों से जसवंत नगर सीट से सबसे बड़ी जीत दिलाने का काम माननीय शिवपाल सिंह यादव जी करेंगे, माननीय आदित्य तंकर भैया जी करेंगे। उनके नेतृत्व में हम सभी सपा के कार्यकर्ता अब एक हो चुके हैं, मिलकर जीत दिलाने का काम करेंगे। आपके पास एक बार अखिलेश यादव ने कहा किसी मंच से कि ऐतिहासिक जीत होगी, क्या उन्होंने कहा है, दर्शकों को सुनवाते हैं जरा। देश की निगाह इस चुनाव में है कि आखिरकार इस चुनाव में फैसला जनता क्या लेगी। और आज मैं ये कह सकता हूं कि पूरा देश देखेगा कि ऐतिहासिक जीत से इस बार समाजवादी पार्टी यहां से जीतने जा रही है। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत दूरियां हैं, मैं आप सबको बता दूं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। और राकेश जी, यादव परिवार पूरी तरह से एकजुट हो गया है। आज तस्वीरें भी सामने आ गई कि शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव एक मंच पर ही नजर आए हैं। क्या बीजेपी घबरा गई है, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं? देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में जब श्री मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़े थे तब शिवपाल सिंह यादव भी साथ में थे और बहन मायावती जी भी साथ थी। मायावती जी इनके लिए प्रचार करने ही गई थी, बाकायदा उन्होंने मैनपुरी में जाकर के लोगों से मंच पे जाकर वोटों की अपील भी की थी। डिम्पल जी ने उस मंच पर मायावती जी के पैर भी छुए थे ताकि दलित वोट उनको कैसे मिल सके। लेकिन सारे प्रयासों के बाद भी उनके वोटों में 10% से ज्यादा की गिरावट हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने 11% वोटों की बढ़ोतरी की थी। हम पूरे विश्वास के साथ है कि वो कितने भी समर्थन हासिल कर लें, कितनी भी एकजुटता बना लें, इस बार नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि और योगी आदित्यनाथ जी के प्रतिनिधि को रघुराज सिंह साके को वहां से जीतने से कोई रोक नहीं सकता। नहीं, लेकिन राकेश जी, अखिलेश यादव अपने वक्तव्य में, अपने संबोधन में वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आज पूरे परिवार के एकजुट होने से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और चाचा भतीजे के बीच में तो कोई दूरी थी ही नहीं। नहीं, ये बातें कह करके वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच वो भी जानते हैं कि जमीन किस तरह से खिसक चुकी है। सच वो ये भी जानते हैं कि जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तब उस समय हमारे पास मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत केवल 1 विधानसभा भोगांव थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के पास 2 विधानसभा क्षेत्र में हमने वहां पर जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी आज तुलनात्मक रूप से बेहद मजबूत है और आज जब बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है, जब बसपा का समर्थन को हासिल नहीं है, तो ऐसे में बसपा के सारे वोट वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के जुड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी चाहे रामपुर हो, चाहे खतौली हो, चाहे मैनपुरी हो, तीनों ही जगह कमल का फूल खिलाएगी। राकेश जी, लेकिन इस बात क्या ये है कि अगर शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव ये तीनों लोग एक साथ आए हैं तो उससे आपको कुछ डर लग रहा है, कुछ खतरा लग रहा है? नहीं, ये सारे लोग तो पहले से ही एक साथ थे, ये सारे लोग हमेशा से एक साथ है। चुनाव जब भी लड़ते हैं तब हमेशा एक साथ होते हैं। 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी शिवपाल सिंह यादव साथ थे, तो क्या हुआ शिवपाल सिंह यादव के साथ रहने से तो समाजवादी पार्टी की फिर भी सीटें इतनी कम हुई, समाजवादी पार्टी की हालत बुरी हुई। जो विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का सपना देख रहे थे वो सपना टूट गया। 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में करिश्मा हुआ। मैं रोकूंगा राकेश जी, अब्दुल हफीज गांधी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। राकेश जी, आप बने रहिए। अब्दुल हफीज गांधी साहब, आज पूरा यादव कुनबा, यादव परिवार एकजुट नजर आया है जसवंत नगर में, क्या मैसेज यहां से माना जाए?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है। जिस तरह से उन्होंने अपने मिनिस्टर्स की और सभी लोगों की वहां पर एक टीम बनाई है कि प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। अभी राकेश जी को मैं सुन रहा था, अगर इतने अच्छे विकास कार्य किए हैं तो इस टीम की क्या जरूरत पड़ रही है आपको? क्यों जो है पूरा भरमार की जा रही है वहां पर मैनपुरी में और दूसरी जगह में? तो ये हताशा इनकी दिखती है, क्योंकि इनको पता है कि मैनपुरी किसी तरह से ये लोग जीतने जा नहीं रहे हैं, तो मिनिस्टर्स को भेज रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। और जहां तक हमारी एकता की बात है, शुरू से ही आपको दिख रहा है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी और जो दूसरे लोग हैं वो पूरी तरह से जुटे हुए हैं, और शिवपाल जी के साथ आने से इन लोगों की हताशा और ज्यादा बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, लेकिन जो मैनपुरी का चुनाव है, जो बाई इलेक्शन है, उसको भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से जीतने जा नहीं रही है। जिनको एक प्रत्याशी भी अपनी पार्टी से नहीं मिला, आयातित प्रत्याशी हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के प्रत्याशी हैं और वहां से वो प्रत्याशी भी नहीं है, तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक तरह से बेचैनी है कि किसी भी एन केन प्रकरण से मैनपुरी का चुनाव निकलना चाहिए। लेकिन ये मैं समझता हूं कि जो इनकी ख्वाहिश है वो कभी पूरी नहीं होगी, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एकता के साथ, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। राकेश जी सुन रहे हैं आप? अब्दुल हफीज गांधी को सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ, और ये भी समझ में आ गया कि समाजवादी पार्टी को मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी नहीं है। जसवंत नगर विधानसभा मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के भीतर आती है, और रघुराज सिंह साक्य जी जसवंत नगर के रहने वाले हैं, इसलिए ये बात कहना कि रघुराज सिंह साक्य बाहर के हैं, ये बात ठीक नहीं है। नहीं, ये बताइए राकेश जी, ये बताइए क्या आपको क्या मैनपुरी से कोई नहीं मिला? दूसरी बात ये है कि आयातित प्रत्याशी आपके इतने लोग, सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, मैंने जिला बोला है, मैंने लोकसभा नहीं बोला है, मैंने जिला बोला है। दूसरी बात, नहीं सुन लीजिए, नहीं आप नहीं, दूसरी बात सुन लीजिए, नहीं दूसरी बात सुन लीजिए, नहीं कहकर के जसवंत नगर विधानसभा के जो वोटर उनका अपमान कर रहे हैं कि मैं किसी का नहीं, आप सुन लीजिए, कोई अपमान नहीं कर रहा हूँ। ये इस तरह की जो भाषा है वो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या पार्टी में इनसे ज्यादा सीनियर कोई नहीं था? क्या पार्टी में जो इतनी दिनों से मेहनत कर रहे हैं कि आपको कोई प्रत्याशी नहीं मिला, तो आपके पास प्रत्याशी तक नहीं था, आप चुनाव के लिए लड़ रहे हैं? मैनपुरी के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि एक सैफई के लिए आरक्षित है सीट क्या? आप पिछले 9 बार से वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, और पिछले 9 बार से हर बार केवल सैफई कुंडे का व्यक्ति, केवल सैफई बाकी मैनपुरी के कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए। नहीं, वो एक बात बताइए, हम तो वहां पर कार्य कर रहे हैं, हम तो वहां रहते हैं, हम तो हमेशा सफाई का विकास किया है, लेकिन ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास क्या एक भी सीनियर लीडर नहीं था? क्या इनके अलावा और कोई नहीं था? मेरा सवाल आपसे ये है। दूसरी बात ये कि जो मैंने एक सवाल मुख्य रूप से उठाया है, क्या आपने इतने दिनों से आप सरकार चला रहे हैं, दूसरी बात आप सरकार में आए, अभी आप कह रहे थे कि आपने चुनाव दोबारा से निकाला है, चलिए अच्छी बात है, हम इस जनादेश को कबूल करते हैं, लेकिन आप जिस तरह से भरमार कर रहे हैं लीडर्स की, ये आपकी हताशा दिखा रहा है। इसके लिए मिनिस्टर्स को लगाना, ये करना, वो करना, तो आपका विकास कहाँ चला गया? जो आपने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास किया है, वो विकास कहाँ चला गया, ये बताइए। आप तो कहते हैं ना कि विकास विकास विकास, ये किया वो किया, तो आपको इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है, ये मुझे आप बता दीजिए। ये सवाल पूछा है, अब आपने सवाल पूछा, जवाब सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, इस बात से आपको परेशानी है तो आप परेशान होते रहिए, हमारे पास होता है। सवाल तो ये उठा है कि अखिलेश यादव जी जो आजमगढ़ चुनाव में नहीं जाते हैं, अखिलेश यादव जी जो रामपुर के चुनाव में नहीं जाते हैं, जो गोला के चुनाव में नहीं जाते हैं, वो उन्होंने आखिरकार अपनी सारा ताकत फूंक रखी है। मैनपुरी में घर घर जाकर के वो वोट की अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। आखिरकार ये घबराहट क्यों है, ये परेशानी क्यों है? क्या वो महसूस कर रहे हैं कि मैनपुरी उनके हाथ से निकल चुका है, इसलिए अपनी पत्नी का जहां सम्मान, स्वाभिमान बचाने के लिए वो घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं? शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ मुझे मौका दीजिएगा, बाद उनको मंच पैदा करना पड़ रहा है। क्या ये हताशा नहीं है? क्या ये परेशानी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह साक्य जैसे मजबूत प्रत्याशी को उतारा। अब्दुल हफीज गांधी 30 सेकंड्स जवाब दीजिए, 30 सेकंड्स अब्दुल हफीज गांधी। देखिए, शायद राकेश जी को पता नहीं है, जब से नेताजी का देहांत हुआ है, अखिलेश जी उसी क्षेत्र में ज्यादातर रह रहे हैं, और एक आप स्थिति समझ सकते हैं उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति के अभी पिताजी का देहांत हुआ हो, तो उसी जो क्षेत्र है वहां पर अखिलेश जी अभी से नहीं, काफी दिनों से रह रहे हैं, और इसलिए जब चुनाव आ गया तो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी, अब्दुल हफीज गांधी, वक्त की मेरे पास कमी है, रुकना है यहाँ पर। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।